हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज सर क्या करने वाले हैं हम लोग? आज यहाँ पे आप बैठक क्यों बुलाए हो? तो बेटा बैठक बुलाए हैं, आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज सेमेस्टर 3 का नया नया शुरुआत होने वाला है सर। एक्साइटमेंट जोश वही बरकरार है, लेकिन सर 2 दिन बाद ही ये एक्साइटमेंट चला जाएगा। तो भाई जाने नहीं दूंगा इस बार एक्साइटमेंट। इस बार तुमको पढ़ा के रहूंगा, इस बार तुमको जबरदस्ती घसीट घसीट के पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज दोस्त पढ़ने वाले हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से आपको लव हो जाने वाला है। अगर आप ये सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने वाले हो ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट से प्यार करवा दूंगा। आप अपने बाबू सोना को छोड़ दोगे और ये सब्जेक्ट को प्यार करने लगोगे। इस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों टैक्सेशन। भाई सुनो, लोग टैक्स पढ़ाते हैं, मैं टैक्स को फील करवा दूंगा। ये फर्स्ट डे में बोल रहा हूं और दोस्तों जो मैं बोलता हूं वो मैं पूरा करता हूं, आप लोगों को भी पता है। तो टैक्स को फील करा दूंगा दोस्तों। बस मेरे स्टेप्स पे चल लेना, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे तुम पढ़ लेना, ठीक है? तो टैक्स का आज बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं और डेमो लेक्चर 1 होने वाला है, यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है आज। और आज का लेक्चर सबके लिए अवेलेबल है, सब कोई देख ले, सब कोई समझ ले, उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन करना चाहो तो। लेकिन मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि ये टैक्स सिर्फ आप बीकॉम के लिए नहीं पढ़ोगे, फ्यूचर के लिए पढ़ोगे। टैक्स को पढ़ाने के लिए, टैक्स याद करने के लिए नहीं है भाई। अगर थियरी सब्जेक्ट रहता तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता भी नहीं बेटा। ये टैक्स जो है उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, फ्यूचर में आपका यूज आने वाला है ये टैक्स। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी है जहां पे टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जैसे सीए, सीएमए, सीएस। यहां पर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं इस कदर पढ़ाऊंगा कि बीकॉम में तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पे सीए, सीएस, सीएमए वाला भी होगा, वो भी सीख जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से सैक वो टैक्स। तो आज मैं एकदम डिटेल्ड तरीके से हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को इंटरप्रेट करूंगा। हर एक वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं। आप अगर ये समझ रहे हो कि टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एकदम गलत समझ रहे हो। टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपको लॉ को समझना पड़ेगा। टैक्स एक लॉ है भाई, बहुत भर भर के प्रोविजन है। इस प्रोविजन को जब तक नहीं समझोगे तब तक सम्स नहीं बना पाओगे। तो समझना इज इंपॉर्टेंट, और सम्स तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सम्स अगर हम तुमको सारा का सारा प्रोविजन अच्छे से समझा दिए और सम्स हम नहीं भी करवाए तुमको, फिर भी ऑटोमेटिकली कर लोगे तुम। वैसे मैं सारा सम्स करवाने वाला हूं भाई, डरो मत। लेकिन नहीं भी करवाए ऑटोमेटिकली तुम सारा सम्स कर लोगे। समझाने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर तुम समझोगे अच्छा, तुम्हारा टीचर अच्छा होगा, तुम्हारा गाइड अच्छा होगा, तुम्हारा गाइड तुमको डिटेल में समझाएगा, तो ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन तुम खुद ब खुद बना लोगे मेरे दोस्त। सारा गेम समझने का है, सारा गेम प्रोविजन को याद रखने का है। लॉ है ये टैक्स लॉ है बेटा। आप इसको प्रैक्टिकल समझने की गलती मत करना, भूल मत करना, ये लॉ है। और दोस्तों आज सेमेस्टर 3 का सबसे पहला वाला क्लास है और आज पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। आज पूरा बेसिक, हर एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, हंसा हंसा के समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के दिल में बैठ जाए वो चीज। और दोस्तों याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस मेरे साथ पार्टिसिपेट कर लेना। याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सर आपकी। जी बिल्कुल मेरी, मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है? याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आपको ये लॉ, ये प्रोविजंस कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। शुरू करो अब। ये क्या है? ये है हैंड रिटन नोट्स। मैंने एक तरकीब निकाला है दोस्तों। सबसे पहले ये नोट्स से तो अभी मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को। और प्रो बैच मेंबर हो अगर तुम, अगर प्रो बैच मेंबर हो तो हमारे एप्लीकेशन में देखना एक नोट्स वाला सेक्शन है। हमारे एप्लीकेशन में क्या देखोगे? एक नोट्स वाला सेक्शन है, जहां पे ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो तुमको वहीं पे मिल जाएंगे। उसको अपना कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग से उतार लेना। अब देखो, नोट्स इतना अच्छा बनाना, इतना अच्छा बनाना कि लोग तुमसे जले। क्लियर है? नोट्स बहुत सुंदर बनाना है, कलरफुल पेन्स और किताब, कॉपी, जो भी चाहिए, नोट्स बहुत बेहतर बनना चाहिए।
तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सेमेस्टर 3 का टैक्सेशन का सबसे पहला वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। अगर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को बेसिक्स ही पता नहीं रहेगा तो आगे वाला चैप्टर कैसे करिएगा। बहुत सारा टीचर क्या करता है, एकदम बड़ा वाला चैप्टर से स्टार्ट कर देता है, सर ले 15 मार्क्स वाला चैप्टर, सर हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, पहले बेसिक्स जानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास बेसिक्स का ज्ञान ही नहीं है, ABCD तुम जानते ही नहीं हो, तो एप्पल लिखोगे कैसे। तो आज बेटा सबसे पहले आप लोगों को टैक्सेशन 1 का बेसिक समझाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, जो कि कितने मार्क्स का है, 5 से 10 मार्क्स, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 से 10 मार्क्स का आएगा। यानी 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। लेकिन पढ़ाने से पहले सबसे पहले टॉपिक्स बता दूंगा मैं आज। मैं दोस्तों आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। और किसी को लिखना नहीं है भाई, ये पाप मत करना, लिखना मत। अभी हमको समझाने दो, अभी हमको टैक्स को इंटरप्रेट करवाने दो। भाई टैक्स को फील करवाऊंगा, और फील करने के लिए तुमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझो मेरे साथ, एक एक वर्ड समझो, एक एक वर्ड को तोड़ूंगा। देखो ना किस तरीके से मैं एक एक वर्ड को तोड़ता हूं, मरोड़ता हूं, सिखाता हूं। कल को तुम मेरा इनकम टैक्स से निकालने लगोगे, इतना बुद्धि हो जाएगा तुम्हारा कि सर आपका इनकम बताइए, आपका इनकम टैक्स निकालेंगे हम, देखते हैं आप कैसे बचते हो। चलो आ जाओ, सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोग ये बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बताऊंगा कि टैक्स होता क्या है। क्या है टैक्स। होशियारी करने की कोशिश मत करना, सर हमको आता है आता है आता है। कुछ नहीं आता है तुमको, कुछ नहीं आता है, सारा कंसेप्ट भूल पड़े हो। 11-12 के कॉस्ट टैक्स वाले लेवल को पढ़ के तुम बोल रहे हो कि तुमको टैक्स आता है। नहीं, अभी तुमको बहुत सीखना बाकी है। इसके बाद देखो, आपको बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोलूंगा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में प्रवचन दूंगा 15 मिनट, बहुत सुंदर से, ठीक है। कि टैक्स किसको बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और उसमें क्या क्या आते हैं। इसके बाद मेन गेम शुरू होता है। इसके बाद आपको बोलूंगा दोस्तों सेकंड वाला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसका टॉपिक्स एक बार में मैंने लिख दिया है। इस चैप्टर में कितना टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा एक बार में मैंने लिख दिया है। सेकंड टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है, कौन ऐसे इंसान है, कौन ऐसे विष्णु अवतार है जिस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों असेसमेंट ईयर पढ़ाऊंगा। असेसमेंट ईयर, आज तक आप असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब बस यही समझते थे, सर असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला वाला साल। आपके कॉस्ट टैक्स वाले जो टीचर थे 11-12 में, 11वीं 12वीं में, वो आपको भूल-भाल पढ़ाए थे। आपको वो यही बोले होंगे कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर। आप गलत हो, और आपको आज मैं सही पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको सही ज्ञान दूंगा, ठीक है। इंटरप्रेट कराऊंगा, टैक्स को फील कराऊंगा, टैक्स से प्यार कराऊंगा आपको, क्लियर है। इसके बाद देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 31। आप अभी तक एक भ्रम में जी रहे थे कि सर ये सेक्शन 2 सब सेक्शन बोलते हैं ना इसको, ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट सेक्शन 2, उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगाते हैं उसको तो सब सेक्शन बोलते हैं ना। मैं बोलूंगा नहीं भाई, गलत पढ़े हो तुम, क्लॉज बोलते हैं इसको, सब सेक्शन नहीं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31। इसके बाद पर्सन पढ़ेंगे, पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा गया, सेक्शन 2 क्लॉज 31। अब आपको सेक्शंस भी याद करना पड़ेगा, याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको करवाऊंगा ना याद, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए असेसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भैया असेसी कौन होता है, कौन होता है ये असेसी। इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम के कितने हेड्स है, इनकम के कितने प्रकार है, कितने प्रकार के इनकम पे टैक्स लगता है, कितने प्रकार के इनकम पे टैक्स लगता है, कितना हेड्स ऑफ इनकम है। इसके बाद दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद टैक्स इवेजन, इसके बाद टैक्स अवॉइडेंस, इसके बाद टैक्स प्लानिंग, इसके बाद टैक्स मैनेजमेंट। तो इतना सारा टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। बाबा रे बाबा, सर कैसे पढ़ेंगे, हम है ना पढ़ाने के लिए। एक एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर टैक्स का सिलेबस तो बताए नहीं आप, टैक्स का क्या है सिलेबस, सर बता दीजिए ना प्लीज। तो सुनो, अब टैक्स का सिलेबस देख के ना आप डर जाओगे, अभी ना कांपने लगोगे, आपका ना बीपी बढ़ जाएगा।
एक तो कुछ समझोगे नहीं, एक आप डर जाओगे। तो इतना भाई डराने का मेरा कोई क्षमता नहीं है। आराम आराम से जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, सारा सिलेबस आप लोग को बता दिया जाएगा। तुम टेंशन मत लो रे, तुम क्यों टेंशन लेता है? आओ, जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। मैं पहला ही दिन आप लोग को बता दूं हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, सैलरी पढ़ना है, फिर आप कांपने लगोगे। उतना भाई डराने का हिम्मत नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से 60+ स्कोर किया जा सकता है टैक्स में, आराम से अगर पढ़ोगे तो। चलो, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है दोस्तों टैक्स। कि भैया टैक्स किसको बोलते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। होशियारी नहीं भाई कि हमको सब आता है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर डेमो वाले बच्चे हो तो डेमो वाले बच्चे को भी ये वाला नोट्स हम दे देंगे। क्लियर है? आज तो डेमो क्लास है, आज ये वाला नोट्स आपको मिल जाएगा। बस ये पढ़ने का कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है। ए टैक्स इज ए सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, रोड्स बना रही है, लाइट पोस्ट बना रही है, स्कूल्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, क्या खुद के पैसे से बना रही है क्या? ये मोदी जी या ममता दीदी क्या खुद के पैसे से बना रही है क्या? नहीं सर, जो टैक्स आप लोग भरते हो, हम लोग भरते हैं, वही टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट बनवाती है, और गवर्नमेंट फिर खुद को क्रेडिट देती है। अरे बाप रे बाप, हमने किया ये सब चीज। नहीं बेटा, अरे पब्लिक के पैसे से ही वो सब सारा काम होता है। इतनी सारी जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इतनी सारी जो फ्री फैसिलिटीज है, फ्री हॉस्पिटल है, वो किसके पैसे से बनती है? वो एक पब्लिक के पैसे से बनती है। हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसी पैसे से गवर्नमेंट काम करती है। तो सिंपल सा एक टैक्स का डेफिनेशन क्या है? ए टैक्स इज द सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। एक टैक्स क्या है? एक सम ऑफ मनी है जो इंसान को भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, जबरदस्ती, कंपलसरी पेमेंट है, नहीं भरने से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी तुमको देना ही पड़ेगा। अगर तुम पे टैक्स अगर लागू होता है तो तुमको देना ही पड़ेगा। तुम्हारा इनकम अगर टैक्सेबल है तो तुमको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट है। तो टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट एंड इट इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इतना सा ही डेफिनेशन है टैक्स का। अब भैया ये बताइए कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग बोलते हो ना कि मुझे सब कुछ आता है। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, रुक जाओ थोड़ा। सबसे पहले होता है डायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब भाई तू तेरा टैक्स देगा, मैं मेरा टैक्स दूंगा, हर कोई अपना अपना इनकम पे टैक्स देगा। मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं साल का, भाई गरीब टीचर हूं यार, साल का मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मैं अपना टैक्स दूंगा, अपना इनकम पे टैक्स दूंगा। वैसे मैं बता दूं 1 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को जज मत करना, ठीक है। 1 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर एक साल में आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो कुछ भी टैक्स लायबिलिटी आपका नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर मैं टैक्सेबल हूं तो मैं मेरा टैक्स दूंगा ना, मैं अपना खुद का टैक्स दूंगा ना। तो ये क्या है? इनकम टैक्स। मतलब कि भाई सुनो, अरे तुम अपना इनकम पे टैक्स देते हो और तुम्हारा पापा अपना इनकम पे टैक्स देते हैं, आपकी मम्मी आपके खुद की इनकम पे टैक्स देती है। इनकम टैक्स मतलब आप अगर खुद के इनकम पे टैक्स दे रहे हो, आप पे अगर डायरेक्टली बर्डन आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। भैया तुमको खुद अपना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये किसका टाइप है? ये है डायरेक्ट टैक्स का टाइप। और दोस्तों एक है इनडायरेक्ट टैक्स, इसका नाम है दोस्तों जीएसटी। व्हाट सर? जीएसटी। अब दोस्तों आप लोग बताओ तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ तो, अरे कमेंट बॉक्स में बताओ तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? नो चीटिंग, नो चीटिंग, चीटिंग वीटिंग नहीं। आप चीटिंग करोगे अभी, जब मैं आंसर बता दूंगा तब जाके बोलोगे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आधा से ज्यादा बच्चा लोग को पता ही नहीं है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। बोलेंगे सर 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 जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोग क्या बोलोगे अभी? आप लोग बोलोगे सर
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आराम आराम समझ दो। आप लोग अभी बोलोगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है सर? गुड एंड सर्विस टैक्स, इस तरीके से बोलोगे ना भाई? नहीं, गलत है। जो तुम सोच रहे हो एकदम गलत है। नहीं सर, आप गलत हो। यहां पे होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी आपने बिल्कुल सही बोला, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अरे नालायको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सुनो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता किसी और का है लेकिन देता कोई और है। सुनो एग्जांपल सुनो, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। होता किसी और का है लेकिन देता कोई और है। मान लो आपने मेरे से कोर्स खरीदा, आपने मेरे को पेमेंट किया 1099, इसमें ये एज्यूम करो कि 99 रुपीज जीएसटी है, 99 रुपीज जीएसटी है। क्या ये मैं खुद के पॉकेट से भरा या आपसे वसूल किया? सर ये गलत कर रहे हो, किंतु ये आपसे वसूल किया दोस्तों, आपसे वसूल करके मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। मतलब कि गवर्नमेंट बोल रही है कि तू जो सर्विस दे रहा है अभिषेक, तू जो सर्विस दे रहा है उस पर मेरे को टैक्स चाहिए। मैंने भी दिमाग लगाया कि 1000 रुपए का कोर्स है मेरा, 1000 रुपए मेरे पॉकेट में जाएगा, मेरा जितना भी खर्चा है उतना मैं लगा दूंगा। बाकी का ये जो 99 रुपए है मैं वो खुद के पॉकेट से क्यों लगाऊं, मैं वो भी स्टूडेंट के कॉस्ट पे ऐड कर देता हूं, तो 1099। सिंपल सा बात है ना। आपसे लेके मैं गवर्नमेंट को दे दे रहा हूं, बस मेरा रोल इतना ही है, आपसे लेके गवर्नमेंट को दे दे रहा हूं। होता किसी और का है ये पैसा आपका, देता कोई और है, मैं दे दिया गवर्नमेंट को। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। वैसे ही आप दुकान में जाते हो कोई सामान खरीदने, 100 रुपए का सामान खरीदने गए, 20 रुपए उसमें जीएसटी है, 20 रुपया उस सामान में जीएसटी है, तो आप दुकानदार को पूरा 100 रुपये दे के आते हो, और दुकानदार क्या करता है, अपना वाला चीज ले लेता है और गवर्नमेंट को अपना वाला पार्ट भेज देता है। होता किसी और का है और देता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। देखिए जीएसटी। ये बताइए दोस्तों, अब बोलो, इतना सारा कंसेप्ट तुमको आता था पहले से? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट सर्विस टैक्स। बहुत सारा टीचर को तो मैं देखा हूं एकदम गलत पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओ माय गॉड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। और सिंपल सा बात है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। व्हाट सर? इनडायरेक्ट टैक्स। होता किसी और का है, देता कोई और है। अब मान लो गवर्नमेंट मेरे से मांग रही है कि तू जो सर्विस दे रहा है, तू जो पढ़ा रहा है ट्यूशन, मेरे को भी इसका हिस्सा चाहिए, तो मैं तो अपना खुद का बजट रखूंगा ना। मैं 1000 रुपए रख लिया अपना, बाकी 99 रुपए गवर्नमेंट मांग रहा है मेरे से, तो मैं क्या किया, वो वसूल आपसे किया और आपका पैसा गवर्नमेंट को दे दिया मैंने। आपका ये पैसा है और मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, इसे क्या बोलेंगे हम? जीएसटी। सिंपल। सर इतना तो समझ गए, एक बार सर डिफरेंस भी करा दो, एक बार सर इसके जंग भी करवा दो, सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जंग भी करवा दो, डिफरेंस भी करवा दो। ओके सर, आपने बोला है तो ये बात मैं कैसे ना मानूं। आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। व्हाट सर? इम्पोजिशन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का बर्डन जो है वो किस पे पड़ता है? टैक्स का बर्डन, भार टैक्स का बर्डन जो है वो किस पे पड़ता है? सुनो, सो डायरेक्ट टैक्स के केस में वो टैक्स पेयर पर ही पूरा बर्डन पड़ता है। ठीक है, मान लो मेरा इनकम टैक्स लग रहा है। सुनो, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है जीएसटी। जीएसटी तो मैं आपसे वसूल करके दे दूंगा, लेकिन मेरा जो इनकम है, मेरा जो इनकम हो रहा है उस पे जो टैक्स लगेगा वो तो मेरे को खुद देना पड़ेगा बेटा। आपका इनकम, आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप अपना इनकम पे टैक्स दोगे, आपके पापा आप उनके खुद के इनकम पे टैक्स देंगे। हर कोई अपने खुद के इनकम पे जो टैक्स देता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इट इज लिव्ड ऑन द इनकम ऑफ ए टैक्स पेयर। क्लियर है, बोलो ना जी। ओके, इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन इनकम।
मतलब सीधा सा बात है, ये जो टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। यानी जो आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जो खरीदने जाते हो मार्केट में, उस पे टैक्स लगता है। पता है आप लोगों को? बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे आप, लिखा रहेगा 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। तो सेंट्रल भी अपना हिस्सा लेता है जीएसटी का और स्टेट भी अपना हिस्सा लेता है। क्या आप लोगों को ये सब मालूम है? जब जीएसटी पर आऊंगा तब बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज पे भी जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद बात आया सर, इसको पे कौन करेगा? कौन पे करेगा इसको? कौन पे करेगा इसको? कौन पे करता है? डायरेक्ट टैक्स को कौन पे करता है सर? इंडिविजुअल्स मतलब मेरे तुम्हारे जैसा एक मामूली इंसान। जैसे अभिषेक झा एक इंडिविजुअल है। मान लो तुम कहीं पे जॉब करते हो, सैलरी है 10 लाख रुपए। ओ माय गॉड, मेरे प्यारे प्यारे झिंगुर लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, मतलब साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपए, है ना? साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो उस पे कौन टैक्स देगा? उस पे तुम ही टैक्स दोगे। तो डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है सर? इंडिविजुअल पे करता है। और सर बिजनेस भी पे करता है। जैसे मेरा एक बिजनेस है अभिषेक झा क्लासेस। अभिषेक झा क्लासेस क्या है? बिजनेस है एक, है ना? तो बिजनेस भी अपना इनकम टैक्स पे करता है और इंडिविजुअल खुद का भी इनकम टैक्स पे करता है। सुनो, मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी अलग है ना? मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी अलग है ना? तो मुकेश अंबानी अपना खुद का इनकम टैक्स पे करता होगा और रिलायंस इंडस्ट्री अपना खुद का इनकम टैक्स पे करता होगा। क्लियर है? ये बात तुमको क्लियर है? इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस पे करता है क्या? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंज्यूमर। यानी जीएसटी मैं नहीं पे करूंगा, जीएसटी तुम पे करोगे। होता किसी और का है लेकिन देता कोई और है। भाई तुम मुझे पे करोगे, मैं तुम्हारे बदले में गवर्नमेंट को दे दूंगा। एंड कंज्यूमर, तुम क्या हो? एंड कंज्यूमर। जो एंड कंज्यूमर होते हैं वो शॉपकीपर को या वो एक बिजनेसमैन को जीएसटी के साथ फुल प्राइस पे कर देते हैं और मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट को तुम्हारे बदले में दे दूंगा। ये लीजिए सर, उसने दिया है, उसने दिया है आपको, बस हो गया। ओके सर। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स। सो देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। भाई डायरेक्ट में ना क्या होता है कि आपके इनकम लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम कमा रहे हो, उस बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। आप कितना इनकम कमा रहे हो उस बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। स्लैब्स है, स्लैब बनाया हुआ है कि 5%, 10%, 25%, 20% कितना सरचार्ज लगने वाला है। स्लैब्स बनाया हुआ है। जिस टाइप का आपका इनकम है उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पे एक गरीब जाएगा गुड्स खरीदने, एक अमीर जाएगा गुड्स खरीदने, सबके लिए एक ही टैक्स लगेगा। आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, आप मान लो बहुत गरीब हो, आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, आपको भी सेम टैक्स लगेगा। आपका दोस्त जो कि बहुत ज्यादा अमीर है वो भी वो चिप्स का पैकेट खरीदेगा, उसको भी सेम ही टैक्स लगेगा। तो जीएसटी सबको सेम लगता है बेटा, जीएसटी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, जीएसटी सबको सेम लगता है। तुम वो सामान खरीदोगे तुमको भी वही टैक्स लगेगा जो एक अमीर आदमी को टैक्स लगेगा। सर आप मुझे गरीब समझते हो? नहीं भाई, तुम तो बहुत अमीर हो, बहुत सॉरी। इसके बाद क्या दिया हुआ है? अरे पेमेंट कोड्स। द टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। ये टैक्स जो है ये डायरेक्टली पे करते हैं हम लोग गवर्नमेंट को। अपना आईटीआर खुद भरते हैं। सुनो, अपना आईटीआर खुद भरो या सीए से भरवाओ। सिंपल। सुनो क्या करते हैं, अपना टैक्स डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। एंड यहाँ पे इट इज पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। मतलब शॉपकीपर को आपने पैसा दे दिया। इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है? बिचौलिया। शॉपकीपर को आपने पैसा दे दिया, शॉपकीपर ने आपका टैक्स पे कर दिया। मतलब मेरे को तुमने 1099 रुपए पे किया, 99 रुपए मैंने क्या किया? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। सीधा सा बात है। ये क्या है? पेमेंट कोड्स, है ना? इसके बाद नेचर ऑफ टैक्स ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इट टैक्स इंक्रीजेस विद द इंडिविजुअल्स इनकम। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा ना, जिस तरीके से आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा उस तरीके से आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। जिस तरीके से आपका इनकम इंक्रीज होगा उस तरीके से गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स ज्यादा करके वसूलेगा।
यही है नियम डायरेक्ट टैक्स का। और यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स का सिस्टम चलता है। द टैक्स रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स इनकम। यहाँ पे इनकम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपका इनकम बढ़ गया तो आपका गुड्स परचेसिंग पावर और बढ़ जाएगा, आराम से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर इनकम बढ़ रहा है तो आप आराम से और खरीद पाओगे, आपको तो और टैक्स कम लगेगा। रिग्रेसिव हो गया यहाँ पे तो, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट में भाई इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यही है इनकम टैक्स का डिसएडवांटेज बेटा। इनकम तुम्हारा बढ़ जाता है ना, टैक्स ज्यादा वसूलती है गवर्नमेंट छोड़ती है नहीं है फिर, ठीक है। ज्यादा इनकम भी कमाना दोष है, क्या बोलूं सर, क्या बोल रहे हो आप। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है सर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट। सो यहां पे लिखा हुआ है ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स आपको खुद भरना पड़ेगा, आप किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अपने पापा को नहीं बोल सकते पापा मेरा टैक्स भर दो तो, अरे पापा सुनो ना मेरा टैक्स भर दो तो, अरे दोस्त सुन ना तू मेरा टैक्स भर दे तो, ऐसा नहीं बोल सकते, सॉरी। सो यहां पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नॉट ट्रांसफरेबल। लेकिन यहां पे तो ट्रांसफरेबल है ना, मैं अपना बर्डन आप पे दे दिया। एक शॉपकीपर अपना बर्डन एक कस्टमर पे, है ना, तो दिस टाइप ऑफ टैक्स इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ टैक्स। इसका यहां पे हो गया इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इसका जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है बेटा, ये डिफरेंस है। सो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, डिफरेंस है। सबसे पहले पढ़े कि बर्डन किस पे पड़ता है, उसके बाद पढ़े कि कौन पे करेगा, उसके बाद पढ़े रेट ऑफ टैक्स क्या रहता है, ठीक है, उसके बाद पढ़े पेमेंट का कोर्स क्या रहता है ना, इसके बाद नेचर ऑफ टैक्स, इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट एंड एग्जांपल ऑफ टैक्स। अब आइए दोस्तों, अब अपना सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इतना तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, नोट्स बना लीजिएगा, ये क्लास के बाद नोट्स बना लीजिएगा आराम से। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सर चार्जिंग सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट सर, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स का क्या सेक्शन है, कौन से सेक्शन के तहत इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है, और इनकम टैक्स बेसिकली किस पे चार्ज किया जाता है ना। सो बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स जो है वो किस पे चार्ज किया जाता है और कौन से सेक्शंस के तहत चार्ज किया जाता है। सेक्शन लिखना मैंने भूल गया था, यहां पे सेक्शन 4 के तहत इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है, ठीक है। किस पे सर, सेक्शन 4 के तहत इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है। यहां पे एक एक वर्ड को पढ़िए, एक एक वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है दोस्तों, बहुत बड़ा मीनिंग। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। यहां पे क्या बोला है, इनकम टैक्स हर असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाता है। अब ये समझना है आपको कि असेसमेंट ईयर होता क्या है क्या ये असेसमेंट ईयर, समझाऊंगा, जरा ध्यान रखिए। यहां पे बोला गया है कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है हर एक असेसमेंट ईयर में, हर एक असेसमेंट ईयर में, और ये हर पर्सन पे चार्ज किया जाता है। तो भैया पर्सन का भी डेफिनेशन हम लोग को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर ही समझ पाएंगे। ओके, इट इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन। भाई सुनो, एकदम डीपली पढ़ो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। हर एक असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, और इनकम टैक्स हर एक पर्सन पे चार्ज किया जाता है। ओ माय गॉड, हर एक पर्सन मतलब सर हम पे भी चार्ज किया जाएगा क्या? देखेंगे ना पर्सन का डेफिनेशन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। इट इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन इन ए प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल जो कमाए आप, पिछला साल जो कमाए आप, उसका टैक्स इस साल चार्ज किया जाएगा। सुनो, पिछला साल जो कमाए आप, उसका टैक्स इस साल चार्ज किया जाएगा। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टैक्स इज चार्ज्ड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट। अच्छा, फाइनेंस एक्ट से याद आया, आप लोगों को थोड़ा सा भी हिंट आ रहा है फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या है? समझाता हूं। क्या आप लोग हमारी दादी जी को जानते हो? दादी जी को, क्या आप लोग हमारी दादी जी को जानते हो? दादी जी को चलिए दर्शन कराता हूं दर्शन हमारी दादी जी का। ये हमारी दादी जी निर्मला सीतारमन,
ये कौन है? हमारे देश की दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर। प्रणाम करो, प्रणाम करो भाई, प्रणाम करो, रिस्पेक्ट दो, प्रणाम करो हमारी दादी जी को। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या करती है? 1 फेब हर साल भाई, हर साल 1 फेब के मौके पर ये बजट लाती है, ये बजट लाती है, ठीक है। और ये क्या करती है? हर साल 1 फेब में ना एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। ये जो हमारी दादी जी है निर्मला सीतारमण, ये क्या करती है? 1 फेब में हर साल फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है। क्या सर? फाइनेंस बिल, आराम से समझो। हर साल ये क्या करती है? फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है। और जब ये फाइनेंस बिल भैया 2-4 महीने बाद पार्लियामेंट में पास हो जाता है, कुछ दिनों बाद या महीनों बाद पार्लियामेंट में जब भी पास हो जाता है, फिर ये फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी पे अमेंडमेंट। कोई भी टैक्स का अमेंडमेंट हुआ ना, अमेंडमेंट मतलब चेंज। पता है कि टैक्स का रूल हर वक्त हर साल चेंज होता रहता है। तो 1 फेब के दिन ये जो दादी जी है निर्मला सीतारमण, ये फाइनेंस बिल लेके आती है, प्रेजेंट करती है, भाषण देती है। और मिडिल क्लास के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाती है, सिर्फ अपर क्लास और पुअर क्लास के लिए, ठीक है। और ये जो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है ना, पार्लियामेंट में जब ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है, जब ये पास हो जाता है 2-4 महीने बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी ये बिल जो पास हो जाता है, तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट, ठीक है। इस वाले डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के पढ़ना है अभी, आराम से इस वाले डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के पढ़ना है, आप लोग टेंशन मत लो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। ये जो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, सेक्शन 4, ये क्या बोलता है कि हर एक असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है। हर एक असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है। यानी कि पिछला साल तुम इनकम कमाते हो और इस साल टैक्स देते हो। मतलब 2023-2024 में मैंने जो इनकम कमाया था, उसका टैक्स मैं कब दूंगा? 2024-2025 में। अब समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी पिछले साल आप इनकम कमाते हो, इस साल आप टैक्स देते हो, और हर एक इंसान पे लगता है टैक्स। जो लोग एलिजिबल हैं टैक्स के लिए, ऐसा नहीं कि एकदम जो लोग बहुत कम कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स लग गया, नहीं। जो लोग एलिजिबल है, जो लोग उस स्लैब के अंदर आते हैं, क्लियर है। इट इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन इन प्रीवियस ईयर। तो टैक्स किस पे लगता है? प्रीवियस ईयर जो तुम कमाए उस पे लगता है टैक्स। एंड टैक्स इज चार्ज्ड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट। तो हर साल जो टैक्स का अमेंडमेंट आता है, उसमें जो रेट प्रेस्क्राइब्ड रहता है, उस रेट पे टैक्स लगता है। ये जो दादी जी या निर्मला सीतारमण जी जो हर साल बजट लाती है, उसमें जो अमेंडमेंट आया होता है, उस अमेंडमेंट के तहत जो रेट्स होता है, उस रेट पे तुम्हारा टैक्स लगता है। ओ माय गॉड सर, क्या बोल रहे हो? क्या टैक्स सिखा रहे हो सर? इतना डीपली तो हम लोग घुसे ही नहीं थे कभी। तो इसीलिए लिखा है टैक्स इज चार्ज्ड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट। ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए सर, ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर देखिए, अब आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, क्या होता है ये प्रीवियस ईयर, क्या होता है ये असेसमेंट ईयर। अब ध्यान दीजिए, यहां पे बोला गया है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब आता है सर? फाइनेंशियल ईयर आता है सर 1 अप्रैल। अरे तुम्हारे बहुत निब्बी कॉमर्स वाले बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना, जो 1 अप्रैल होते ही फोन में हैप्पी फाइनेंशियल ईयर गाइस, पता ही नहीं है फाइनेंशियल ईयर क्या है। हैप्पी फाइनेंशियल ईयर गाइस, हम लोग के कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर है आज, हैप्पी न्यू ईयर गाइस बोलते हैं ना 1 अप्रैल में निब्बी लोग। तो ये क्या आप लोग भी बोले होंगे, हम भी अपने जमाने में बोले थे, सिंपल सा बात है, सब कोई बोलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स जो कैलकुलेट होता है ना, हम लोग को कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं रहता, वो सब भूल भुलाई है भाई। कॉमर्स वालों के लिए यही जन्नत है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही ईयर को हम लोग सारा का सारा चीज करते हैं। सब आप लोग समझे? ओके। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम कमाने वाला ईयर, जिस ईयर आप बहुत इनकम कमाते हो। मतलब आप पिछले साल इनकम कमाए और इस साल टैक्स दिए, तो जिस साल आप इनकम कमाते हो उस साल बोलते हैं प्रीवियस ईयर।
जिस साल आप इनकम कमाते हो उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। ओ माय गॉड, जैसे मान लीजिए 2023 2024 क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर है। उस ईयर में क्या किया, इनकम कमाया। इस पे टैक्स कब दूंगा, इस पे टैक्स दूंगा मैं असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में बेटा आप टैक्स देते हो, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो। प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हो। असेसमेंट ईयर इज व्हाट सर, टैक्स देने वाला ईयर। ओ माय गॉड, यानी कि जो पिछला साल मैंने कमाया था, जो 1 अप्रैल 2023 से लेके जो 31 मार्च 2024 तक जितना भी इनकम मैंने किया, अगर मैं स्लैब रेट के अंदर आता हूं तो मेरे को इस साल टैक्स देना पड़ेगा। इस साल मेरे को क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो प्रीवियस ईयर मतलब आप पिछले साल इनकम कमाते हो, और असेसमेंट ईयर में क्या है, आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या सर, टैक्स देना पड़ता है। तो यहां पे देखिए ना, हम लिखे हैं प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इनकम कमाने वाला ईयर, और असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स देने वाला ईयर। टैक्स देने वाला ईयर, क्लियर है? सुनो ध्यान से, सारे के सारे नोट्स हम लोग ऑलरेडी आप लोग को भेज चुके हैं। ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में नोट्स वाले सेक्शन में दिख रहे होंगे, देख लीजिएगा एक बार, लिख लीजिएगा एक बार, क्लियर है? लेकिन मेरे को अभी पढ़ाने दो, अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो ज़्यादा। बहुत आजकल बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे तुम, आ जाओ। सबसे पहले दोस्तों हम असेसमेंट ईयर का बात करते हैं बहुत डिटेल में। असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शंस में लिखा गया है? सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन या क्लॉज? सब सेक्शन या क्लॉज? नालायकों, इसको क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3। आपके टीचर ने गलत पढ़ाया आपको, कॉस्ट टैक्स जिससे पढ़े थे। सेक्शन 2 क्लॉज 3। व्हाट सर? क्लॉज 3। ये असेसमेंट ईयर का पूरा डेफिनेशन देता है। ये क्या देता है सर? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देता है। असेसमेंट ईयर के मतलब मैंने क्या बोला था आपको, जिस साल आप टैक्स देते हो उस साल को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ओ माय गॉड, जिस साल आप टैक्स देते हो, प्रीवियस ईयर के इनकम पर जिस साल आप टैक्स देते हो उस साल को हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर नहीं, आप लोग गलत सोच रहे थे। असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर सर, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर नहीं, गलत कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर मतलब इनकम कमाने वाला ईयर, जिस साल आप इनकम कमाए और उस इनकम पे इस साल टैक्स लगेगा। ऐसा ही होता है, इस साल जो मैं इनकम कमा रहा हूं अगले साल मेरे को भरना पड़ेगा। मैं जो यहां पे 2024-25 में जो इनकम कमा रहा हूं मेरे को 25-26 में भरना पड़ेगा टैक्स। नहीं भरूंगा तो मेरे को इनकम टैक्स वाले तो रेट वेट कर देंगे, है ना? तो टैक्स देने वाला साल, असेसमेंट ईयर मतलब सर क्या? टैक्स देने वाला साल। ओके, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लो। क्या क्या, चलो आजा। बहुत मस्त लग रहे हो तुम यार, एकदम हंसते खेलते। इतना इंटरप्रेटेड वे में तुम आज तक टैक्स नहीं पढ़े होगे। लेकिन सर हाँ ऑफ कोर्स पढ़े होगे, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़े होगे, सीए सीएस सीएमए में पढ़ाते हैं, ठीक है? बीकॉम में नहीं पढ़ाते इतना डिटेल में, लेकिन मैं पढ़ाने वाला हूं भाई। आ जाओ। AY मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंस एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड। असेसमेंट ईयर मतलब है 12 महीने का पीरियड, जो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर, जो इनकम तुमने प्रीवियस ईयर में कमाया वही इनकम को असेसमेंट ईयर का टैक्स लिया जाएगा। वही इनकम का टैक्स तुम असेसमेंट ईयर में दोगे बेटा। जो इनकम तुमने प्रीवियस ईयर में कमाया वही इनकम का टैक्स तुम असेसमेंट ईयर में दोगे। इट मीन्स असेसी पे टैक्स। असेसी मतलब क्या? असेसी मतलब जिसको टैक्स देना है। असेसी मतलब क्या? असेसी मतलब जिसको टैक्स देना है, जिस पे टैक्स लायबिलिटी है। मेरे पे टैक्स लायबिलिटी है, मैं लायबल हूं, मैं टैक्स भरने वाला हूं, तो मेरे को असेसी बोला जाएगा। ठीक है? ओके, समझ रहे हो ना भाई? तो इट मीन्स असेसी पे टैक्स एंड फाइल हिज रिटर्न इन द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसी जिस पे टैक्स लायबिलिटी है, मेरे पे टैक्स लायबिलिटी है, तो मैं अपना टैक्स कब भरूंगा? अगले साल। इस साल का टैक्स मैं अगले साल भरूंगा, तो अगला साल मेरा आएगा असेसमेंट ईयर और ये साल है प्रीवियस ईयर।
ठीक है। और अगर मैं इस साल टैक्स भरने वाला हूं तो पिछला वाला साल था मेरा प्रीवियस ईयर और ये वाला साल है मेरा असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या सर? इनकम कमाने वाला ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब क्या सर? टैक्स देने वाला ईयर। जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो वही इनकम पे आप इस साल टैक्स देते हो, सिंपल सा बात है। और सर वापस प्रीवियस ईयर आ गया तो देखो क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर को? सेक्शन 3 में आता है, सेक्शन 3 एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रीवियस ईयर मींस ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम, यानी पैसा कमाने वाला काम। अरे पैसा कमाने वाला साल जिसमें हम लोग बहुत सारे नोट्स कमाते हैं, वाओ सर, जिसमें हम लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं। पैसा कब कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में। टैक्स कब भरते हैं? असेसमेंट ईयर में। उस पैसे का इसका मतलब ये नहीं कि असेसमेंट ईयर में सर पैसा ही नहीं कमाते हैं, सिर्फ टैक्सेस देते हैं। नहीं भाई, गलत सोच रहे हो। प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग की हो उसका टैक्स तुम असेसमेंट ईयर में देते हो, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम अर्न इन ए ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है। अब आप एक चीज बोलोगे कि सर एक बात बताइए हमको कि मान लीजिए अगर किसी ने बिजनेस ही 31 सितंबर में खोला, अगर किसी ने बिजनेस ही 30 सितंबर में खोला, 1 अप्रैल से तो हुआ ही नहीं उसका प्रीवियस ईयर, फिर उसका असेसमेंट ईयर कब आएगा? फिर उसका बिजनेस क्लोज कब होगा? तो सुनो, अगर 30 सितंबर में किसी ने अपना बिजनेस खोला तो उसका प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट 30 सितंबर ही माना जाएगा। अगर किसी ने 30 सितंबर को बिजनेस खोला तो उसका प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट 30 सितंबर को ही एज्यूम कर लिया जाएगा। और एंड कब होगा उसका? वही 31 मार्च। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में मान लो 1 मार्च को किसी ने बिजनेस खोला, 1 मार्च को किसी ने बिजनेस खोला तो उसका भी ईयर एंडिंग कब होगा? 31 मार्च। समझ रहे हो ना भाई? 1 मार्च को अगर तुम बिजनेस खोल रहे हो फिर भी तुम्हारा ईयर एंडिंग कब होगा? 31 मार्च को ही होगा। हाँ, तो प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन कई बार आप जब बिजनेस खोलते हो, बिजनेस आगे पीछे डेट से खोल देते हो तो उसी डेट से चालू होता है प्रीवियस ईयर। यानी अगर तुमने 30 सितंबर से खोला है तो 30 सितंबर से ही तुमको काउंट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। ओ माय गॉड भाई, 30 सितंबर से ही काउंट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर तुम्हारा। और एंड कब होगा? 31 मार्च को। मक्खन है भाई, मक्खन है, एकदम मक्खन है ना भाई। लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर दो। ओ माय गॉड, एक बार कमेंट कर दो। मैं भाई शॉक आ गया था, मेरे को पता है, हार्ट अटैक आता है मेरे को अभी। मेरे को लगा माइक ऑफ है, अगर माइक ऑफ रहता तो मेरा हालत खराब हो जाता अभी, ठीक है। तो सुनो, यहां पे एक बिजनेस खुला 30 सितंबर को, तो वो बंद कब होगा? उसका ईयर एंडिंग कब होगा? 31 मार्च को ही होगा। लेकिन 30 सितंबर को ही उसका ओपनिंग माना जाएगा। सिंपल सा बात है। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से होता है लेकिन बिजनेस ही खुला 30 मतलब कि सितंबर से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो 30 सितंबर से ही मानो तुम, ठीक है। समझ में आ गया इतना कंसेप्ट आप लोग को? चलिए आइए, यहां पे वही लिखा हुआ है, बट इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, यहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच न्यू बिजनेस वाज सेटअप। तो जब से नया बिजनेस सेटअप हुआ उसी वक्त से प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 1 मार्च को तुमने एक नया बिजनेस खोला तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट ही होगा 1 मार्च से और खत्म हो जाएगा उसी साल के ये 31 मार्च को। सिंपल सा बात है, एंडिंग हमेशा 31 मार्च को ही होगा, अंत भैया 31 मार्च को ही होगा, लेकिन स्टार्ट हो सकता है कभी भी भाई, हो सकता है कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पर्सन का डेफिनेशन कि पर्सन किसको बोलते हैं। भैया ये पर्सन कौन होता है? पर्सन किसको बोलते हैं? पर्सन का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसा टैक्स पढ़ाता हूं, मैं अच्छा टैक्स पढ़ाता हूं या बुरा टैक्स पढ़ाता हूं, फालतू पढ़ाता हूं एकदम फालतू बोल देना, अच्छा पढ़ाता हूं अच्छा बोल देना, ठीक है। आइए अभी देखते हैं पर्सन। सर ये पर्सन क्या होता है?
एक बार समझा दीजिए, एक बार क्या तुमको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। सुनो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन है पर्सन। देखिए, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कौन, इंडिविजुअल मतलब मैं तुम, है ना, मैं तुम ये दुनिया। इंडिविजुअल मतलब समझते हो ना, एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति। अब वो इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। अनसाउंड माइंड मतलब क्या सर, वो इंडिविजुअल पागल भी हो सकता है। जो पागल था छोटू झा, कौन था, छोटू झा, जो मेरे लाइव स्ट्रीम में उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा था, छोटू झा याद है तुमको। वो इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, यानी पगलेट भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, क्लियर है। और वो इंडिविजुअल आप माइनर को भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर मतलब वो मान लीजिए 16 साल का ही है, 18 साल से कम वाले एज वाले बच्चे को बोलते हैं माइनर, तो वो भी पर्सन के कैटेगरी में आएगा। तो पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं एक इंडिविजुअल को। वो इंडिविजुअल में अनसाउंड माइंड भी आता है, यानी कि कोई अगर पागल है उसको भी हम लोग पर्सन बोलेंगे, उसको भी हम लोग पर्सन बोलेंगे, ठीक है। और कोई अगर माइनर है, मान लीजिए 16 साल का है, 15 साल का है, वो भी आएगा पर्सन में, वो भी आएगा ये पर्सन में, ठीक है। अरे 16 साल का बच्चा भी तो कमा सकता है ना, अर्न तो कर सकता है ना भाई, सुन, अर्न तो कर सकता है ना। तो पर्सन में कौन कौन आता है, एन इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल होना चाहिए, मेल हो, फीमेल हो, अनसाउंड माइंड हो, माइनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक इंडिविजुअल होना चाहिए। आप हमारे जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब HUF। HUF क्रिएट करने के लिए आपको शादी करना पड़ेगा दोस्तों, शादी, आपकी वाइफ होनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक पर्सन आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी बोल सकते हो। सिंपल सा बात है, आप अगर किसी से शादी किए हो, HUF को क्रिएट करने के लिए, आजकल तो HUF होता नहीं है जिंदगी में, लेकिन आजकल भी बहुत लोग खोलते हैं चीटिंग वीटिंग करने के लिए। लेकिन HUF को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, शादी करना पड़ेगा। शादी इज कंपलसरी। अगर तुम सिंगल हो तो तुम HUF नहीं खोल सकते, सॉरी, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोलने के लिए, एक HUF खोलने के लिए शादी करना पड़ेगा। लेकिन वो पर्सन के अंदर ही आता है। पर्सन के अंदर कौन आता है सर, इंडिविजुअल, आपके मेरे जैसा इंडिविजुअल। एक HUF भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आता है। एग्जाम्पल दिया हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी तक पता नहीं चला है क्या रिश्ता कहलाता है, 17 साल हो गए उसको। वो लोग का क्या बिजनेस था, वो लोग का शायद हीरे का बिजनेस था ना, डायमंड का बिजनेस था ना। वो लोग भी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही थे। उनके दादाजी, पापा, वो खुद नैतिक खुद काम कर रहा था, है ना। ये क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद एक कंपनी को भी आप पर्सन बोलते हो दोस्तों, एक कंपनी को भी पर्सन बोलते हो। सर पर्सन किसको किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल को बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोलते हैं, एक कंपनी को भी आप पर्सन बोलते हो। सर कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी को भी आप पर्सन बोल सकते हो। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अदानी हो गया, ये क्या है, ये कंपनी है। ये भी सर पर्सन के डेफिनेशन में आता है, ये भी टैक्स में पर्सन के डेफिनेशन में आता है। एक पार्टनरशिप फर्म को भी आप पर्सन बोल सकते हो दोस्तों। अरे टैक्स के हिसाब से, ये सेक्शन 2 क्लॉज 31 के हिसाब से पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, उसके बाद कंपनी आता है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म आता है, उसके बाद देखिए AOP एंड BOI। इसका मतलब क्या है, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी अगर कोई जॉइंट वेंचर है, सिंपल सा चीज समझ के रखिए, अगर कोई जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर मतलब जैसे वोडाफोन आइडिया साथ में मर्ज हो गए ना ये लोग। वोडाफोन पहले अलग था, आइडिया पहले अलग था, दोनों ने अपना जॉइंट वेंचर बना दिया। दो बिजनेस अगर एक साथ मिल सकते हैं, दो दिल मिल रहे हैं, अरे दो बिजनेस जब एक साथ मिलते हैं, दो बिजनेस जब एक साथ मिलते हैं
तब उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो पर्सन में जॉइंट वेंचर भी आता है। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद और भी बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि क्या, जैसे कि लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या, केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, लोकल अथॉरिटी भी आता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब पता है आप लोगों को, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे टेम्पल हो गया, जैसे गॉड हो गया, जैसे आइडल्स हो गया, मंदिर मस्जिद, ये भी आता है। तो पर्सन के डेफिनेशन में आता कौन कौन है सर, इंडिविजुअल आता है, वो इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, और सर वो बच्चा भी हो सकता है, अरे माइनर भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। HUF भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आता है पर्सन के अंदर, कंपनी भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आता है, AOP BOI भी आता है। AOP मतलब क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी भी आता है, और सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब किसको बोलते हैं, जो एक पर्सन नहीं है, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, जैसे DTs, गॉड, आइडल्स, इसके बाद मंदिर मस्जिद, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का इनकम अगर टैक्सेबल होगा, अगर मान लीजिए यहाँ का इनकम अगर टैक्सेबल होगा, तो वो किस बेसिस पे होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन लोगों को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। तो पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, कंपनी आता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, पार्टनरशिप फर्म आता है, उसके बाद AOP BOI आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आता है। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन सर, KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब लोकल अथॉरिटी है। ये सब सारा चीज पर्सन के अंदर आता है। ये सब सारा चीज किस में, पर्सन के अंदर आता है। ये सब ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन है पर्सन का, प्रॉपर डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, आज का एकदम लास्ट वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं कैसा पढ़ाया हूं टैक्स, क्या आपको कुछ भी समझ में आया है। लास्ट वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे दोस्तों, सेक्शन 2 क्लॉज 7। व्हाट सर, सेक्शन 2 क्लॉज 7, असेसी कौन होता है। मैंने आपको बताया असेसी कौन होता है। अरे पर्सन एलिजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है टैक्स के लिए। एक पर्सन एलिजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है टैक्स के लिए, लेकिन असेसी तो एलिजिबल ही है। असेसी मतलब वो इंसान जिसको अगले साल टैक्स भरना है, वो इंसान जिसको असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना है, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। भैया पर्सन तो एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है ना, जिसको टैक्स नहीं भरना है, जो टैक्स स्लैब्स में आता ही नहीं है, जिसका इनकम है 50,000 1 लाख रुपए, उसको मैं पर्सन बोलता हूं। अरे पर्सन में तो सबको इंक्लूड है। एवरी असेसी इज द पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट द असेसी। हर एक पर्सन क्या असेसी है क्या? असेसी किस में आता है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आता है। और असेसी बोलते किसको हैं? असेसी उस इंसान को बोलते हैं जिसपे टैक्स लायबिलिटी हो। ओ माय गॉड, जिसको टैक्स भरना है। ओ माय गॉड, जो टैक्स के स्लैब में आता है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहां पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, असेसी इज ए पर्सन। असेसी कौन है? असेसी वो पर्सन है, वो इंसान है by whom any tax or any sum of money is payable under income tax act। जिसको कुछ भी पैसा देना है, जिसको कोई भी टैक्स देना है, जो टैक्स के लिए एलिजिबल है, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स के स्लैब रेट में एलिजिबल है, जिसको अगले साल टैक्स भरना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसी। ठीक है, समझ में आया? तो एवरी पर्सन इज नॉट द असेसी, बट एवरी असेसी इज द पर्सन। हर असेसी पर्सन तो है, लेकिन हर पर्सन असेसी नहीं है। इस इंडिया में, इस 140 करोड़ के देशवासियों में आप लोगों को हर एक पर्सन के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हर एक जन टैक्स दे। हर एक जन एलिजिबल भी नहीं है टैक्स के लिए। लिमिटेड लोग ही टैक्स देते हैं जिसका वो लेवल का इनकम है, जिसका वो लेवल का इनकम है। भाई वो लेवल का इनकम है, वो लेवल का इनकम है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो असेसी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसी।
एसएससी मतलब क्या? जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। चलो आज का क्लास तो भैया ओवर हो गया। आप लोग अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आज का क्लास आपको सही लगा या गलत लगा। जो भी, मेरा अगर बुराई भी करना है कमेंट सेक्शन में कर दो, मेरा अगर बुराई भी करना है कमेंट सेक्शन में कर दो, ठीक है। आज का क्लास आपको कैसा लगा? तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी डिटेल्ड क्लास हुआ करेगी। और सुनो 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 सुनो, जाना मत बेटा। नोट्स जो है, ये जो नोट्स है, ये नोट्स का पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं। आज तो डेमो क्लास था, इसलिए पीडीएफ भी हम भेज दे रहे हैं आप लोगों को। आराम से आप देखते रहिए, समझते रहिए। और लेकिन इसका पीडीएफ प्रो बैच वाले को कहां पे मिलेगा? हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा। कहां पे? हमारे एप्लीकेशन का नोट्स वाले सेक्शन में मिलेंगे आपको ये पीडीएफ। क्लियर है? तो टैक्स को एकदम आपके ब्लड में डालना है हमको। टैक्स को एकदम इतना अच्छा सिखाना है कि आपके ब्लड में चला जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कल वापस आना, कल वापस टैक्स का क्लास है। कल वापस टैक्स का क्लास है। बेसिक ये जो लेक्चर है ये कल खत्म कर देंगे। कल हम लोग खत्म कर देंगे, कल आ जाना वापस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को वेरी 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 थैंक यू सो मच।